हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो थ्योरी का पार्ट है न्याय तो जस्टिस उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि जैसे न्याय परंपरागत दृष्टिकोण का विषय है, क्योंकि न्याय एक मूल्य है, न्याय में मूल्य विद्यमान है, तो इसी कारण से यह परंपरागत दृष्टिकोण का विषय है। अब हम देखते हैं न्याय का विकास, यानी कि जो ऐतिहासिक विकास है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो यूनानी न्याय है वो देखेंगे, उसके बाद मध्ययुगीन न्याय देखेंगे और उसके बाद देखेंगे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में न्याय। तो जो यूनानी न्याय है उसमें यूनान में जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, तो प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसमें कर्तव्य पालन पर जो है वो विशेष बल दिया गया है। और मतलब प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में न्याय की अवधारणा जो है उसको डिस्कस किया है। और अरस्तु की जो निचोमेन है जो एथिक्स, उसमें विधि पर आधारित न्याय की जो है वो बात की गई है, यानी कि विधि के रूप में न्याय को परिभाषित किया गया है। अब हम बात करते हैं मध्ययुगीन न्याय। तो यूनानी न्याय को ध्यान में रखना है, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो ने रिपब्लिक में कर्तव्य पालन पर विशेष बल देकर मतलब न्याय की स्थापना के लिए इस पर बल दिया है, और अरस्तु ने जो है विधि पर बल दिया है, विधि के रूप में न्याय को परिभाषित किया है। अब हम देखते हैं मध्ययुगीन न्याय। तो जो मध्ययुगीन न्याय है उसमें ईसाईयतवाद और अरस्तुवादी। तो जो ईसाईयतवादी हैं वो तो किसको मानते हैं, मतलब न्याय को मानते हैं, न्याय पर बल देते हैं। और जो अरस्तुवादी हैं वो राज्य के रूप में न्याय की स्थापना करते हैं। तो ये हो गया मध्ययुगीन न्याय। उसके बाद देखते हैं आधुनिक न्याय। तो आधुनिक न्याय जो है वो संसाधनों के वितरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? संसाधनों के वितरण पर। अब हम बात करते हैं औपचारिक न्याय। तो औपचारिक न्याय और अनौपचारिक न्याय। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में दो प्रकार की न्याय विद्यमान है, एक औपचारिक और एक। अब हम बात करते हैं जो हम लोगों ने देखा, तीन पार्टों में न्याय को देखा, यूनानी न्याय, फिर मध्ययुगीन न्याय और फिर आधुनिक न्याय। तो जो यूनानी न्याय है इस काल में प्लेटो व अरस्तु का न्याय सिद्धांत प्रभावित था। तो ये हमें ध्यान रखना है, कौन कौन थे, प्लेटो और अरस्तु। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वह प्लेटो की मौलिक पुस्तक जो रिपब्लिक है उसका मूल विषय क्या था? न्याय। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लेटो की रिपब्लिक का मूल विषय क्या था? न्याय। और इसका दूसरा नाम कंसर्निंग जस्टिस भी था। और प्लेटो न्याय के लिए दक्यासून शब्द का प्रयोग करते हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्लेटो ने न्याय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो वो किया है दक्यासून का। अब प्लेटो सबसे पहले तात्कालिक समय में प्रचलित निम्न तीन प्रकार के न्याय सिद्धांतों का खंडन करता है। और तीन न्याय के सिद्धांत कौन कौन से हैं? परंपरागत, क्रांतिकारी और व्यवहारिक। ठीक है। तो जो परंपरागत हैं उसमें एक तो सिफालस, ये इसके फादर हैं और ये इसका सन है, तो पोलीमार्क्स। तो सिफालस जो इसके पिता हैं वो कहते हैं कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। तो परंपरागत परिप्रेक्ष्य की अगर हम मतलब यूनानी समय में न्याय को देखते हैं तो परंपरागत में सिफालस और पोलीमार्क्स, सिफालस उसके पिता और पोलीमार्क्स इनका बेटा है। तो सिफालस कहते हैं कि सत्य बोलना, ऋण चुका देना ही मतलब दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। पोलीमार्क्स कहते हैं कि दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना न्याय है। उचित व्यवहार से यहाँ क्या तात्पर्य बताता है पोलीमार्क्स? तो पोलीमार्क्स कहता है जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए, तो यही उचित व्यवहार को वो डिफाइन करता है। और कहता है कि दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना यानी जो व्यक्ति जिस तरीके का हमारे साथ व्यवहार करता है उसका मतलब उसके साथ वैसा ही व्यवहार वापस किया जाए, तो वही होता है दूसरों के प्रति उचित व्यवहार। लेकिन इसका आगे मतलब विद्वान जो है वो खंडन भी करते हैं, और प्लेटो जो है वो भी खंडन करता है। वो कहता है कि जिस प्रकार से एक साधु को एक बिच्छू काट लेता है और वो बार बार बिच्छू उसको काटता है, वापस साधु जो है बार बार उसको अपने मतलब पैर से हटा करके, पैर पे काटता है वो, तो पैर से हटा करके वापस समुद्र में छोड़ देता है। तो ना तो साधु अपना व्यवहार छोड़ता है और ना ही बिच्छू अपना
अपना व्यवहार छोड़ता है। तो इस तरीके से यदि बिच्छू को साधु मार दे तो क्योंकि वो तो काटता है तो वो गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्लेटो इसके खंडन करता है, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, मतलब आगे देखेंगे इसी वीडियो में। और उसके बाद हम बात करते हैं क्रांतिकारी न्याय। तो क्रांतिकारी में थ्रेसिमैक्स है और इसमें निम्न बातों पर बल देते हैं और कहते हैं कि जो शक्तिशाली का हित है वही न्याय है, अर्थात जिन व्यक्तियों से शासक वर्ग के हितों की पूर्ति होती है वह न्याय है। यानी कि यहाँ पर शक्तिशाली का हित ही न्याय है। इसका तात्पर्य है कि मतलब अगर आम भाषा में बोले तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही जो कहावत है वो यहाँ पे सटीक बैठती है। और वो कहते हैं कि जिन नियमों से शासक वर्ग के हितों की पूर्ति हो जाए वही क्या है, न्याय के नियम है। उसके बाद हम बात करते हैं बी, अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। तो अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है, यानी ये कहते हैं कि अन्याय जो है वो न्याय से श्रेष्ठ है। थर्ड है कार्यकारण व्यवहारिक सिद्धांत यानी प्रेग्मेटिक। तो ग्लाउकन जो है वो कार्यकारण का सिद्धांत देते हैं और ग्लाउकन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है। ग्लाउकन क्या कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है, न्याय कमजोरों की आवश्यकता है, न्याय का रास्ता सीधा होता है। जबकि प्लेटो क्या कहते हैं, न्याय का रास्ता सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ग्लाउकन एक गुफा सिद्धांत देते हैं और उसी में न्याय का रास्ता जो सीधा बोलते हैं, तो उसका प्लेटो खंडन करते हुए कहते हैं कि ज्ञान का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। और ग्लाउकन कहते हैं कि न्याय कमजोरों की आवश्यकता है, तो ऐसा भी नहीं है, और न्याय भय का शिशु है। ओके, तो ये ग्लाउकन कहते हैं। उसके बाद तीनों का खंडन करता है प्लेटो और उपयुक्त तीनों प्रकार के जो न्याय के सिद्धांत हैं उनको बाह्य वस्तु मानते हैं, जबकि न्याय तो एक अंतरात्मा का तत्व है। तो प्लेटो खंडन करते हुए क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि ये जो तीनों प्रकार के न्याय हैं, जिसमें परंपरागत न्याय, क्रांतिकारी न्याय और व्यवहारिक न्याय। तो परंपरागत में सिफालस पोलीमार्क्स, यानी सिफालस कहते हैं सत्य बोलना, दूसरों का ऋण चुका देना। पोलीमार्क्स कहते हैं दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना। क्रांतिकारी में थ्रेसिमैक्स कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, न्याय न्याय से श्रेष्ठ है। और फिर कार्यकारण और व्यवहारिक में ग्लाउकन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है, न्याय कमजोरों की आवश्यकता है, न्याय का रास्ता सीधा होता है। तो इन तीनों का खंडन करते हुए और कहते हैं कि जो ये तीनों प्रकार का न्याय है ना, वो बाह्य वस्तु मानते हैं न्याय को, जबकि न्याय तो एक अंतरात्मा की वस्तु है। न्याय मतलब कभी भी मतलब प्रेशर से नहीं होगा, न्याय एक आत्मा से किया गया जो सिद्धांत है वो है। और जब अंतरात्मा इस किसी भी बात की अगर गवाही देती है तो वही न्याय है। तो प्लेटो जो है इस तरीके से इन तीनों प्रकार के न्याय के सिद्धांतों का खंडन करते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं न्याय का आधार। ये कहते हैं प्लेटो कि न्याय का आधार मानव आत्मा होनी चाहिए, यानी नैतिकता होनी चाहिए। और मानव आत्मा में वो तीन तत्व इंक्लूड करते हैं, विवेक, साहस और लालच। तो जो विवेक है, विवेक तो बुद्धि है ना, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। तो बुद्धि में क्या होगा, विवेक, शौर्य में क्या होगा, साहस, और तृष्णा में क्या होगा, लालच। तो जो बुद्धि है वो तो दार्शनिक वर्ग यानी कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। तो ये कौन कहता है, प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। और ये बुद्धि में दार्शनिक वर्ग को इंक्लूड करता है, शौर्य में सैनिक वर्ग को करता है, तृष्णा जो है इसमें उत्पादक वर्ग को सम्मिलित करता है। और ये उचित अनुपात में, तृष्णा जो है वो उचित अनुपात में होना चाहिए, यानी कर्तव्य पालन जो है वो राज्य में न्याय का आधार होना चाहिए। तो इस तरीके से प्लेटो न्याय के आधार जो है वो मानव आत्मा होनी चाहिए। और इसमें तीन तत्व है, बुद्धि, शौर्य, तृष्णा। बुद्धि दार्शनिक वर्ग, शौर्य सैनिक वर्ग, तृष्णा उचित अनुपात में उत्पादक वर्ग। तो कर्तव्य पालन जो है इस पर भी ये बल देते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब कहते हैं बुद्धि के अनुसार शौर्य तृष्णा का प्रयोग करना चाहिए, यानी सबसे ऊपर जो वर्ग रखा इन्होंने वो दार्शनिक वर्ग रखा, और जो दार्शनिक वर्ग है उसी के अनुसार जो सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग हैं वो कार्य करें, यानी कि बुद्धि के अनुसार शौर्य और तृष्णा जो वर्ग हैं वो कार्य करें, इनका प्रयोग करें। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटो का न्याय श्रेणी तंत्रीय वर्गीय है क्योंकि दार्शनिक शासक पर निर्भर है। प्लेटो का न्याय श्रेणी तंत्रीय वर्गीय है क्योंकि दार्शनिक शासक पर ये निर्भर है। और प्लेटो कहते हैं कि जब ये तीनों व्यक्ति में उचित अनुपात में रहते हैं तो व्यक्तिक न्याय की स्थापना होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है।
फैक्ट है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जब ये तीनों तत्व है, कौन कौन से, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा, ये उचित अनुपात में रहते हैं तो किस तरीके के न्याय की स्थापना होती है, व्यक्तिक न्याय की स्थापना होती है। उसके बाद बात करते हैं अरस्तु का न्याय सिद्धांत। तो ये तो हमने जो परंपरागत न्याय का सिद्धांत है उसमें जो यूनानी न्याय था ना, उसमें परंपरागत में जो परंपरागत, क्रांतिकारी और व्यवहारिक प्लेटो का न्याय देखा। अब हम बात करते हैं यूनानी न्याय में अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत था उसके बारे में। तो अरस्तु का न्याय सिद्धांत निचोमन एथिक्स में देता है और प्लेटो के अनुसार राज्य का निर्माण चट्टानों से नहीं होता, उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है। तो ये फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि प्लेटो क्या कहते हैं कि जो प्लेटो के राज्य का निर्माण है वो चट्टानों से नहीं होता, उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अरस्तु के न्याय सिद्धांत की। तो अरस्तु ने 2 प्रकार के न्याय के सिद्धांत बताए, कौन कौन सा, एक तो पूर्ण न्याय और दूसरा है विशेष न्याय। तो जो पूर्ण न्याय है वो सद्गुण पर आधारित अव्यवहारिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पूर्ण न्याय कैसा है, अव्यवहारिक। तो क्योंकि प्लेटो मानता है कि न्याय सद्गुण पर आधारित होना चाहिए, लेकिन अरस्तु कहता है सद्गुण पर आधारित न्याय जो है वो व्यवहारिक नहीं हो सकता। तो ये जो है अरस्तु के मतलब वैसे देखें तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की यहाँ पर मतलब कटाक्ष किया है, और वो कहते हैं जिस प्रकार से प्लेटो कहता है कि सद्गुण पर आधारित न्याय जो है वो न्याय जो सद्गुण पर आधारित होना चाहिए, लेकिन अरस्तु क्या कहता है कि सद्गुण पर आधारित न्याय कभी भी व्यवहारिक नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो पूर्ण न्याय है उसके अंतर्गत जो अरस्तु हैं वो सद्गुण पर आधारित न्याय को कैसा मानते हैं, अव्यवहारिक। कैसा मानते हैं, अव्यवहारिक। ओके, अब हम बात करते हैं बी, तो विशेष न्याय। विशेष न्याय की बात करें तो इसमें जैसे एक तो होता है वितरणात्मक न्याय, दूसरा होता है इसमें प्रतिवर्ती सुधारात्मक न्याय। तो जो वितरणात्मक न्याय है ना वो संसाधनों के वितरण से संबंधित है, किस से संबंधित है, संसाधनों के वितरण से। तो संसद जो है वो योग्यता ज्यामितीय अनुपात में होता है, ये हमें ध्यान। वितरणात्मक न्याय किस अनुपात में होता है, ज्यामितीय अनुपात में। ज्यामितीय अनुपात का मतलब क्या है, जिसके पास जितनी ज्यादा योग्यता होगी उसके पास उतने ज्यादा संसाधन होंगे, है ना। ये ध्यान रखना है कि संसाधनों के वितरण से संबंधित किस प्रकार का न्याय, वितरणात्मक न्याय। और इसमें ज्यामितीय अनुपात में होगा। ज्यामितीय अनुपात यानी जिसके पास जितने ज्यादा संसाधन होंगे और उसके पास उतने मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा योग्यता होगी उसके अनुसार उसके पास उतने ज्यादा संसाधन होंगे। ओके, और जो प्रतिवर्ती न्याय है यानी जो सुधारात्मक न्याय है वो अपराध के क्षेत्र से संबंधित है। इसमें न्यायपालिका मतलब करती है, और इसमें ये अंकगणितीय आधार पर मतलब समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है स्त्री है पुरुष है या कोई अमीर है गरीब है, वो सब नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति ने मतलब 2 व्यक्ति चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी ऊंच नीच मतलब चाहे अमीर गरीब हों या स्त्री पुरुष हों, उन व्यक्तियों को ये कहता है कि समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाना चाहिए। और जो विशेष न्याय है अरस्तु का वो विधि पर आधारित है ना, विधि पर आधारित है। यानी विशेष न्याय में वितरणात्मक न्याय है और प्रतिवर्ती न्याय है ना, तो दोनों किस पर आधारित है, विधि पर आधारित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है उसके 2 प्रकारों की चर्चा की है, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। तो पूर्ण न्याय कैसा है, पूर्ण न्याय तो कहता है कि ये अव्यवहारिक है, यानी ये सद्गुण पर आधारित जो न्याय होता है ना उसको अव्यवहारिक मानता है। तो कहता है कि न्याय सद्गुण पर आधारित न्याय कभी व्यवहारिक हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये अव्यवहारिक है। उसके बाद विशेष न्याय है। तो विशेष न्याय वितरणात्मक न्याय है ना, तो वितरणात्मक न्याय जो है वो संसाधनों के वितरण से संबंधित है, और इसमें ज्यामितीय अनुपात में जो न्याय होता है, ज्यामितीय अनुपात यानी जिसके पास जितने ज्यादा संसाधन होंगे, जितनी ज्यादा योग्यता होगी उसके पास उतने ज्यादा संसाधन होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिवर्ती या सुधारात्मक न्याय की। तो प्रतिवर्ती या सुधारात्मक न्याय जो है वो अपराध के क्षेत्र से संबंधित है, और इसमें कौन करता है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या करती है, अंकगणित के रूप में करती है। यानी जिस व्यक्ति ने मतलब जो अपराध किया है तो समान अपराध के लिए समान दंड जो है वो दिया जाए, तो ये प्रतिवर्ती या सुधारात्मक न्याय में आएगा।
ओके, तो हम लोगों ने यूनानी न्याय में प्लेटो और अरस्तु का न्याय जो है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं राजीव भार्गव की बुक से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और एग्जाम की दृष्टि से काफी मतलब इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखना है। और अब राजीव भार्गव और जो एंड्रू हैकर हैं, इन बुक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन या डेफिनेशन सीधे के सीधे फैक्ट पूछ लिए जा रहे हैं एग्जाम में, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो प्लेटो और अरस्तु के न्याय की तुलना, ठीक है, तो ये राजीव भार्गव क्या करते हैं, प्लेटो और अरस्तु के न्याय की तुलना करते हैं। तो प्लेटो का न्याय जो है वो श्रेणी तंत्रीय वर्गीय है, तो ये ध्यान रखना हमें ये लाइन कि प्लेटो का न्याय कैसा है, श्रेणी तंत्रीय है, ठीक है, वर्गीय है। जबकि अरस्तु का न्याय कैसा है, समानता, समानुपात वो संतुलन पर बल देते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्लेटो का न्याय कैसा है, श्रेणी तंत्रीय वर्गीय है, जबकि अरस्तु का न्याय समानता, समानता, समानुपात या संतुलन पर जो है ये बल देते हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं मध्ययुगीन न्याय। तो जो मध्ययुगीन न्याय है उसमें चर्च राज्य में संघर्ष चलता रहता है, और कुछ तो बोलते हैं कि जो राज्य है मतलब न्याय का जो स्रोत है, मतलब न्याय जो है वो चर्च के अधीन होनी चाहिए, है ना, और न्याय का स्रोत चर्च को मानते हैं, और कुछ न्याय का स्रोत किसको मानते हैं, राज्य को। तो जो न्याय का स्रोत चर्च को मानते हैं वो तो कौन से विचारक हैं, ईसाईयतवादी, और जो न्याय का स्रोत राज्य को मानते हैं वो कैसे विचारक हैं, अरस्तुवादी। तो हम देखते हैं जो ईसाईयतवादी विचारक हैं उसमें जैसे पोप गेल्सियस, संत ग्रेगरी प्रथम, एक्विनास, सेंट अब्रोज, संत थॉमस एक्विनास, सेंट ऑगस्टाइन ओकिन। दोबारा रिवाइज करते हैं इनको, पोप गेल्सियस, संत ग्रेगरी प्रथम, एक्विनास, सेंट अब्रोज, संत थॉमस एक्विनास और सेंट ऑगस्टाइन, सेंट ओकिन। तो एक्विनास हम लोगों ने 2 बार लिख दिया इसमें, कोई नहीं, तो एक काट देते हैं इसमें। तो जो एक तो पोप गेल्सियस, संत ग्रेगरी प्रथम, सेंट अब्रोज, सेंट थॉमस एक्विनास, सेंट ऑगस्टाइन और ओकिन। उसके बाद अरस्तुवादी देखते हैं। तो अरस्तुवादी कौन कौन है, मार्सिलिया दी पाडुआ, दांते अलीघड़ा और मैकियावली और जीन बोविन। तो ध्यान रखना है, मार्सिलिया दी पाडुआ, दांते अलीघड़ा और मैकियावली और जीन बोविन। अब हम इनके बारे में न्याय जो है किस तरीके की न्याय देते हैं तो वो देखते हैं, ठीक है। ये हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जब हम वेस्टर्न थिंकर पढ़ते हैं ना तब इनको देखेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मध्ययुगीन न्याय में चर्च राज्य में संघर्ष चलता है। कुछ न्याय का स्रोत चर्च को मानते हैं और कुछ राज्य को मानते हैं। जो चर्च का मानते हैं वो ईसाईयतवादी होते हैं, जो न्याय को मतलब राज्य को मानते हैं न्याय का स्रोत, वो अरस्तुवादी होते हैं। तो ईसाईयतवादी में पोप गेल्सियस, संत ग्रेगरी प्रथम, एक्विनास, सेंट एब्रोज, सेंट ऑगस्टाइन, ओकिन। और जो अरस्तुवादी हैं वो मार्सिलिया दी पाडुआ, दांते अलीघड़ा, मैकियावली, जीन बोविन। ओके, अब हम बात करते हैं आधुनिक न्याय की। तो आधुनिक न्याय किस पर बल देता है, संसाधनों के वितरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, संसाधनों के वितरण से। अब हम बात करते हैं आधुनिक न्याय 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है औपचारिक न्याय, एक होता है अनौपचारिक न्याय। तो औपचारिक न्याय जैसे नकारात्मक न्याय भी बोलते हैं इसको, है ना, प्रक्रियात्मक न्याय भी बोलते हैं। और ये किस प्रकार के देशों में, पूंजीवादी देशों में यानी विकसित देशों में, जैसे यूएसए है ना। और जो दूसरे प्रकार का न्याय है अनौपचारिक न्याय, इसको हम सकारात्मक न्याय भी बोलते हैं, इसको हम तात्विक न्याय भी बोलते हैं। और ये समाजवादी प्लस जो विकासशील देश हैं जैसे इंडिया हो गया, है ना, तो इस तरीके के देशों में ये विद्यमान है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो नकारात्मक न्याय है यानी जो औपचारिक न्याय है उसमें ये किस बात पर समर्थन करते हैं, किसका विरोध करते हैं, है ना, किस तरीके का मतलब ये राज्य का कार्य क्षेत्र बताते हैं, तो वो सब देखेंगे। तो ये जो नकारात्मक न्याय को मानने वाले जो विचारक हैं वो भी हम देखेंगे, बट पहले ये देखते हैं कि औपचारिक न्याय में ये कहते हैं कि जो योग्यता है ना, उसका समर्थन करते हैं, कि योग्यता का तो समर्थन करते हैं लेकिन आरक्षण का क्या करते हैं, विरोध। तो योग्यता का समर्थन करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, और राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, यानी कि अहस्तक्षेप प्रहरी राज्य की बात करते हैं। जैसे गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी राज्य के लिए कहते थे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। यानी यहाँ पर गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि राज्य की जरूरत है लेकिन एक मतलब न्यूनतम कार्य क्षेत्र के अंदर,
है ना, राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो न्यूनतम होना चाहिए। उसका मतलब पूरा हस्तक्षेप जो है वो राज्य के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, और हस्तक्षेप जो है वो राज्य का होना चाहिए, और एक प्रहरी राज्य के रूप में राज्य कार्य करे। ये नहीं कि पूरा नियंत्रण जो है वो पूरे मतलब जनता पर पूरा राज्य का ही नियंत्रण हो, तो इस तरीके के राज्य की बात नहीं करते हैं गांधी जी। तो वैसे ही जो नकारात्मक न्याय है वो राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं ना, प्रहरी राज्य की। उसके बाद अदृश्य हाथ की बात करते हैं। तो जैसे हर्बर्ट स्पेंसर है वो अदृश्य हाथ की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल से भी पढ़ेंगे। अदृश्य हाथ का मतलब यहाँ पर है कि दोनों हाथ पीछे, जैसे कि कोई हम देखते हैं जैसे क्रिकेट का गेम होता है, तो क्रिकेट में देखते हैं ना, जो अंपायर होता है वो हाथ पीछे करके खड़ा हो जाता है, जब उसको कोई कुछ भी नहीं बोलना होता है तो वो दोनों हाथ पीछे कर लेता है ना। तो इस तरीके से ये अदृश्य हाथ की संकल्पना देते हैं। कानूनी न्याय की वकालत करते हैं, यानी कानूनी या राजनीतिक न्याय जिसको हम बोल सकते हैं, इसके फेवर में होते हैं। ये बाजारवाद, प्रतियोगितावाद का समर्थन करते हैं, और ये परंपरागत उदारवादी इसमें आ जाएंगे, और स्वेच्छातंत्रवादी विचारक इसमें आ जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे परंपरागत उदारवादी कौन कौन से हैं, स्वेच्छातंत्रवादी कौन कौन से हैं। यानी थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो परंपरागत उदारवादी है ना, जैसे जॉन लोक है, हर्बर्ट स्पेंसर है ना, और लॉर्ड एक्टन है, ये सब विचारक हैं परंपरागत उदारवादी। तो परंपरागत उदारवाद के पुनरावृत्ति के रूप में किसको देखा जाता है, स्वेच्छातंत्रवादी, जिसमें जैसे मिल्टन फ्रीडमैन है, आइजा बर्लिन है, फ्रेडे हेयक है ना। तो ये सब विचारक किसमें आ जाएंगे, स्वेच्छातंत्रवादी में। तो परंपरागत जो उदारवाद है इसकी पुनरावृत्ति कौन है, स्वेच्छातंत्रवादी। हम इसको एक एक विचारक भी देखेंगे, उनका डिटेल भी देखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर मतलब समझ लेना चाहिए हमें, तो वो आगे का इजी हो जाएगा हमारे लिए। फिर हम बात करते हैं तात्विक न्याय। तो तात्विक न्याय में जैसा मैंने बताया आपको कि जो परंपरागत न्याय है, यानी जो औपचारिक या नकारात्मक या प्रक्रियात्मक जो न्याय है वो योग्यता का समर्थन करते हैं, लेकिन आरक्षण का क्या करते हैं, विरोध। लेकिन यहाँ पर जो तात्विक न्याय है यानी अनौपचारिक न्याय, सकारात्मक न्याय है, इसमें योग्यता और आरक्षण दोनों का ये समर्थन किया जाता है। ये कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, ठीक है। और ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। वो कैसे न्याय की बात करते हैं, कानूनी न्याय की, नकारात्मक। लेकिन ये कैसे न्याय की बात करते हैं, सामाजिक व आर्थिक न्याय की। ये पुनर्वितरण यानी कर लगाने का अधिकार भी देते हैं। ये किस प्रकार की बात करते हैं, बाजारवाद की, प्रतियोगिता पर आधारित न्याय की, है ना। तो ये कैसे करते हैं, पुनर्वितरण, कर लगाने का अधिकार। और इसके समर्थक कौन कौन है, एक तो सकारात्मक उदारवादी जैसे होबाउस है, टी.एच. ग्रीन है, लास्की है ना। ये सब किस में आ जाएंगे, गुनार मेडल है, और गुनार मेडल है, टी.एच. ग्रीन है ना, और जी.डी. रिची है। ये सब किस में आएंगे, सकारात्मक उदारवादियों में। तो और एक उदार समतावादी जैसे लास्की है ना, ये सारे विचारक किसमें आ जाएंगे, जॉन रोल्स है, ये उदार समतावादी विचारक हैं। फिर समुदायवादी विल्के मिल्का है ना, ये सब बार्बर है, ये सब इसमें आ जाएंगे समुदायवादी में। और जो बंधुता पर बल देते हैं, और समाजवादी जो समानता पर बल देते हैं, वो सब भी किसमें आ जाएंगे, औपचारिक न्याय में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने आधुनिक न्याय को दो परिप्रेक्ष्यों में देखा है, औपचारिक, अनौपचारिक, यानी नकारात्मक और सकारात्मक में। अब हम थोड़ा सा कौन कौन से विचारक इसमें आएंगे वो सब देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि औपचारिक न्याय जो प्रक्रियात्मक न्याय है यानी नकारात्मक न्याय है, उसमें जो परंपरावादी आएंगे वो देखते हैं। तो परंपरावादी कौन कौन से आएंगे, जॉन लोक है, एडम स्मिथ है, हर्बर्ट स्पेंसर है, लॉर्ड एक्टन है, डी टॉकविले है। कौन कौन से विचारक हैं परंपरावादी, जॉन लोक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले। और जो इसी की मैंने आपको बताया कि जो परंपरावाद है इसकी पुनरावृत्ति के रूप में किसको जाना जाता है, स्वेच्छातंत्रवाद को। तो स्वेच्छातंत्रवाद में कौन कौन से विचारक आएंगे, आइजा बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक, एफ.ए. हेयक। स्वेच्छातंत्रवादी में कौन कौन से विचारक आएंगे, आइजा बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक और एफ.ए. हेयक। ओके। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक, तात्विक या सकारात्मक न्याय। तो जो अनौपचारिक न्याय है उसमें कौन कौन से, सकारात्मक उदारवादी मैंने बताया आपको आते हैं, उदार समतावादी आते हैं, समुदायवादी आते हैं,
और समाजवादी आते हैं, है ना। तो समाजवादी तो सब जानते हैं, समानता की बात करते हैं, जैसे मार्क्स और उसके साथ ही आ जाएंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं सकारात्मक उदारवादी। तो सकारात्मक उदारवादी में मैंने आपको बताया था टी.एच. ग्रीन है, जे.एस. मील, जे.एम. कीन्स, बार्कर है, पोलार्ड, गुनार मिडल, R.H. टोनी, G.D. रिची। कौन कौन आएंगे सकारात्मक उदारवादी में? जे.एम. कीन्स, जे.एस. मील, टी.एच. ग्रीन, बार्कर, पोलार्ड, गुनार मिडल, R.H. टोनी, G.D. रिची। तो ये सब किस में आ जाएंगे? सकारात्मक उदारवादी में। दूसरा है उदार समतावादी। तो उदार समतावादी में कौन कौन से हैं? जॉन रोल्स है, अमर्त्य सेन है, जिया द्रेंजे है, रोनाल्ड डरवोकिन है, ब्रूस एकरमैन है, फिलिप वोन पेरिजस, हरीश गुलाटी, जगदीश भगवती, अरविंद पनगड़िया, रामास्वामी अय्यर, अशोक कोतवाल, आशीष नंदी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये मतलब सीधा ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाए, इसमें कौन सा उदार समतावादी नहीं है, कौन सकारात्मक उदारवादी है, कौन समुदायवादी है, कौन परंपरावादी है, कौन स्वेच्छातंत्रवादी है। तो इस तरीके से ये अगर इतने थिंकर हमें ध्यान रहेंगे तो हम आसानी से जो आंसर तक पहुंच जाएंगे। दूसरा इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा विद्वान इसमें आरक्षण का विरोध कर योग्यता का समर्थन करता है। तो हमें निकालना है उसमें या तो परंपरावादी मिलेगा या तो स्वेच्छातंत्रवादी मिलेगा, या फिर जिसमें मतलब कल्याणकारी राज्य की जो बात करते हैं, योग्यता आरक्षण का मतलब समर्थन करते हैं। तो ऐसा विचारक कौन सा नहीं है ना। योग्यता आरक्षण का समर्थन करने वाले या मतलब एक ऐसे बोल दिया जाए कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करने वाले कौन सा विचारक नहीं है। तो इसमें परंपरावादी और स्वेच्छातंत्रवादी आ जाएंगे। लेकिन यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि इसमें योग्यता प्लस आरक्षण दोनों का समर्थन करने वाले कौन सा विचारक है, तो या तो उसमें आपको सकारात्मक उदारवादी मिलेगा, या तो उदार समतावादी, या तो समुदायवादी, या तो समाजवादी। और उसमें से कौन सा मतलब 3 विचारक इसके मिल जाएंगे, परंपरावादी या स्वेच्छातंत्रवादी। तो इसमें एक ये इनमें से मिलेगा, तो वो हमें निकालना है। तो इस तरीके से यदि हमें ये टेबल याद हो जाती है तो काफी इजी वे में हम आगे का जो है वो समझ पाएंगे। तो दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। जो उदार समतावादी हैं वो कौन कौन से हैं? जॉन रोल्स है, अमर्त्य सेन है, जिया द्रेंजे है, रोनाल्ड डरवोकिन है, ब्रूस एकरमैन है, फिलिप वोन पेरिजस है, हरीश गुलाटी, जगदीश भगवती, अरविंद पनगड़िया, रामास्वामी अय्यर, अशोक कोतवाल, आशीष नंदी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं समुदायवादी। तो जो समुदायवादी विचारक हैं वो कौन कौन से हैं? माइकल वाल्जर है, चार्ल्स टेलर है, विल किमलिका है और बेंजामिन बार्बर। कौन कौन से हैं समुदायवादी? माइकल वाल्जर, चार्ल्स टेलर, विल किमलिका, बेंजामिन बार्बर। ये तो हमें याद रखना ही रखना है। थिंकर तो बहुत सारे आ जाते हैं, बट हमें अगर ये इतनी टेबल भी याद रहेगी तो हम इजी वे में क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो उदार वाद है उसको 2 रूपों में मतलब देखा जाता है, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक। तो जो परंपरागत है उसमें तो वही मैंने बताया आपको, जो व्यक्तिवाद भी जिसको बोलते हैं, औपचारिक भी बोलते हैं, नकारात्मक भी बोलते हैं, प्रक्रियात्मक भी बोलते हैं, और जो अनौपचारिक है उसको सकारात्मक, आधुनिक, तात्विक, है ना, ये बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो परंपरागत न्याय है, यानी परंपरागत जो उदारवाद है उसको देखते हैं। तो जो परंपरागत उदारवाद है उसमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन। तो ये ध्यान रखना है। परंपरागत में कौन कौन से, अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया है, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन। उसके बाद है स्वेच्छातंत्रवादी। तो स्वेच्छातंत्रवाद जैसे मैंने बताया कि परंपरागत की पुनरावृत्ति है, यानी कि अगर इसको मान लिया जाए कि ये दादा है, फिर आधुनिक इसका बेटा है और ये इसका पोता है, तो पोते की और दादे की तो बनती है ना, दादा और पोता इन हमेशा बनती है, बाप बेटे की कम बनती है। तो इसकी पुनरावृत्ति क्या हो गया? पोता। पोता यानी स्वेच्छातंत्रवादी। उसके बाद जो इसका बेटा आएगा, यानी कि इसका क्या हो गया? वो पड़पोता, है ना, और इसका क्या हो गया? वो पोता।
तो उसके पोते की बनेगी, पोते में कौन आएगा, उदार समतावादी आएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, जो औपचारिक न्याय है ना, उसकी पुनरावृत्ति के रूप में कौन आएगा, कौन आएगा, उदार समतावादी आएंगे, है ना। तो मतलब ये इसका स्वेच्छातंत्रवादियों का बेटा है, यानी औपचारिक का क्या हो गया, पोता हो गया। तो दादा पोते की इधर बनेगी, दादा पोता की इधर बनेगी, ऐसे हम इनको याद रख सकते हैं, है ना। तो जो प्रक्रियात्मक न्याय है यानी परंपरागत जो न्याय है वो जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, डी टॉकले और लॉर्ड एक्टन, ये तो हो गए परंपरागत। स्वेच्छातंत्रवादी में 4 थिंकर हैं, ध्यान रखना है, आइजा बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, एफ.ए. हेक, रॉबर्ट नोजिक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सकारात्मक उदारवादी। तो सकारात्मक उदारवाद में कौन कौन आएगा, जे.एम. कीन्स, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, बार्कर, होपहाउस, पोलार्ड, गुनार मेडल, जी.डी. रिची, लास्की, कौन कौन आएंगे, जे.एम. कीन्स, जे.एस. मिल, ग्रीन, बार्कर, होपहाउस, पोलार्ड, गुनार मेडल, जी.डी. रिची और लास्की, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर ये टेबल हमें याद हो जाती है तो फिर हम आगे के क्वेश्चंस बहुत इजी वे में कर लेंगे, ठीक है। तो जो उदार समतावादी विचारक हैं, है ना, उनको और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जॉन रोल्स, अमर्त्य सेन, रोनाल्ड डरवोकिन, अशोक कोतवाल, हरीश गुलाटी, आशीष नंदी, जगदीश भगवती, अरविंद पनगड़िया, रामास्वामी अय्यर, सीबी मैकफर्सन, जामद्रेंजे, ब्रूस एकरमैन, जॉन रोमर, ब्रायन बेरी, फिलिपे वॉन पेरिनस। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया। एक तो हम लोगों ने ये जो टेबल देखी है ना, इसको बहुत ध्यान से दोबारा रिवाइज कर लेना, और यहाँ अगर ये टेबल समझ में आ गई तो आगे का जो थ्योरी पार्ट है ना वो इजी वे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस सोल्व हो जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आधा क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है, चाहे कुछ ना आ रहा हो, लेकिन अगर ये टेबल याद है तो आधा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है थ्योरी में, ठीक है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने जो है न्याय देखा, न्याय का जो विकास किस तरीके से, कहाँ मतलब किस समय में किस तरीके का न्याय चलता था, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो न्याय में हम लोगों ने देख लिया आज का, यूनानी न्याय देखा, मध्ययुगीन न्याय देखा और आधुनिक न्याय देखा। तो आधुनिक न्याय की जो मैंने आपको टेबल बताई है वो ध्यान से देखनी है, और आगे जो है हम बात करेंगे फिर जॉन रोल्स का जो न्याय है उसके बारे में। तो आगे का वीडियो हमारा जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत पर रहेगा। तो होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।